हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टैकल टॉक। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सो द मूवमेंट। अब कौन सा मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नेगोशिएशन ना मानने के बाद फिर से रिलॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हालांकि वो काफी साल चला, उसके बाद 1924 में उसको क्या कर दिया गया, फिर से ड्रॉप कर दिया गया। मगर जब 1930 से लेके 1934 तक वो मूवमेंट चल रहा था तो लोगों ने उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, और मैंने ये पहले भी बताया अपनी पहली वीडियो में, याद है ना? जरूर याद होगा आपको कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इस मूवमेंट को देखा था। हर एक के लिए स्वराज, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस का मतलब अलग था और सब इसका हिस्सा भी अलग अलग तरीके से कर रहे थे। तो यहाँ पर हम आज वही पढ़ेंगे कि अलग अलग सोशल ग्रुप ऑफ पीपल्स ने जो ये मूवमेंट का हिस्सा बने थे उन्होंने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेशन किया, किस तरीके से उन्होंने अपना रोल निभाया इसमें। तो नाउ Patidars and Jats were active in movement. Patidars in Gujarat and Jats in उत्तर प्रदेश। तो ये दो पीपल्स थे, जमींदार थे बड़े बड़े, जो ये मूवमेंट में काफी एक्टिव थे, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। पर अब आप सोचेंगे कि अरे जमींदार, लैंडलॉर्ड्स क्यों हिस्सा लेने लगे मूवमेंट में, है ना? तो वो क्यों हिस्सा ले रहे थे? क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था। ये मैंने पहले भी बताया, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जहाँ पे क्या हो रहा था कि क्रॉप्स के, ग्रेन्स के दाम क्या हो रहे थे, तेजी से गिर रहे थे मार्केट में। तो जब वो दाम गिरने लगे मार्केट में क्रॉप्स के, ये सब के, तब क्या हो गया, उनको भी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली। उनको भी इतना ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट हो नहीं रहा था और रेवेन्यू तो उनको भी देना था। ब्रिटिश सरकार ने तो रेवेन्यू लगान जो है सभी के लिए लागू किया था ना, फिर चाहे वो एक बड़े जमींदार हो या एक छोटे किसान। तो इसीलिए उनका ये मानना था कि हम अब रेवेन्यू तो पे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्राइस है, इतना ज़्यादा क्रॉप्स का जो प्राइस है वो क्या हो जा रहा है, डाउन आ गया मार्केट में, हमें प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो हम अपना कैसे पे करेंगे रेवेन्यू ब्रिटिश को। इसीलिए उन्होंने ये डिमांड रखी ब्रिटिश के आगे कि आपको क्या करना होगा, रेवेन्यू माफ करना होगा। मगर ब्रिटिश इस चीज़ से मान नहीं रहे थे, इसीलिए वो इस मूवमेंट का हिस्सा बने। महात्मा गांधी का उन्होंने साथ दिया और उसके बाद उन्होंने नहीं सिर्फ, उन्होंने और बहुत सारे किसानों को क्या किया, उस मूवमेंट का हिस्सा बनाया और उसके लिए फाइट की। उसके बाद क्या हुआ, इट इज इम्पॉसिबल टू डू रेवेन्यू डिमांड। ऑब्वियसली वो जब प्राइस हाइक हो गई तो उनको डिमांड, मतलब जो रेवेन्यू की डिमांड थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो फुलफिल करने से वो असक्षम थे। उसके बाद फॉर देम द फाइट स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अलग अलग लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था, फ्रीडम का मतलब अलग अलग था। उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था, जाट्स एंड पटीदार्स के लिए, कि हमें क्या कर दिया जाए, ये हाई रेवेन्यू से फ्री कर दिया जाए, क्योंकि हम इसे चुका नहीं पाएंगे। उसके बाद दे वेर डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल ऑफ 1931। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट क्या कर दिया था, कॉल ऑफ कर दिया, ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्लैशेस होने लगे थे पब्लिक और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच, इसलिए महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। तो जितने भी ये जाट्स थे, पटीदार्स थे, ये बहुत ज़्यादा निराश हो गए कि हमारी डिमांड तो पूरी हुई ही नहीं। उससे पहले ही महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, ये मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया। Many of peasants were small tenants cultivating lands they had rented from landlords। तो बड़े बड़े जमींदार और लैंडलॉर्ड्स वो तो काफ़ी निराश थे कि क्यों महात्मा गांधी ने हमारी डिमांड पूरी होने से पहले ही मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया। हालांकि जब सेकेंड टाइम महात्मा गांधी ने रिलॉन्च किया ये मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो पटीदार्स और जाट्स जितने भी थे इस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि वो पहले से ही गांधी जी से नाराज थे। मगर जो यहाँ पर बोला गया है कि मेनी ऑफ पीसेंट्स वेर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड्स दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। तो ये तो थी बड़े जमींदारों की बात, है ना? मगर जो छोटे किसान थे उनका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू माफ करना या कम करना नहीं था। उनका मुद्दा क्या था एक साथ, कि जो जमीनें वो क्या करते हैं, लीज पे लेते हैं जमींदार से, लैंडलॉर्ड से, उनको उनका भी तो इंटरेस्ट चुकाना होता है ना? तो वो उससे भी दबे हुए थे कि इतने ज़्यादा प्राइस के दाम मिल नहीं रहे, तो हम कैसे एक रेवेन्यू पे करेंगे, दूसरा उनका टैक्स पे करेंगे, उनका लोन पे करेंगे, हाई इंटरेस्ट पे करेंगे। तो वो जो छोटे किसान थे उनका मुद्दा ये भी था कि सिर्फ रेवेन्यू नहीं, हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट कम करने के लिए भी डिमांड करनी होगी। सो पुअर फार्मर्स इसी चीज़ के लिए फाइट कर रहे थे कि उनको रेवेन्यू और जो लैंडलॉर्ड्स को जो
रेंट है, जो टैक्स है, जो देना पड़ रहा है, उससे क्या किया जाए, माफी दी जाए, है ना, कि वो उन्हें कोई भी टैक्स ना देना पड़े, कोई भी रेवेन्यू ना देना पड़े। और इसी चीज के लिए उन्होंने They joined a variety of radical movement often lead by socialist and communist। काफ़ी सारे मूवमेंट लीड किए गए थे और उन्होंने किसानों ने उसको ज्वाइन भी किया, चाहे फिर वो किसी सोशलिस्ट पार्टी के हो या कम्युनिस्ट पार्टी के। मगर उनके इस मूवमेंट का हिस्सा बनने से सबसे ज़्यादा गुस्सा जो हो रहे थे या जिनको नुकसान होने की संभावना थी, वो थे कौन, बड़े जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो वो उनके इस मूवमेंट में जुड़ने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो क्या थे, नुकसान में थे कि उनका जितना भी मतलब जो रेवेन्यू है वो चुका नहीं पा रहे ब्रिटिश का, है ना। और ऊपर से अगर जो ज़मीनें लीज पे दी हुई है उसकी भी अगर उन्हें अमाउंट नहीं मिलेंगे तब तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए उनके जो छोटे किसान हैं उनके इस मूवमेंट से जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे। कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन्स। तो जो नो रेंट कैंपेन्स जो छोटे किसान हैं निकाल रहे थे, रैलीज निकाल रहे थे, है ना, मगर क्या थे, कांग्रेस के कुछ लीडर्स कुछ जगहों पर उस नो रेंट कैंपेन का हिस्सा बनने से तैयार नहीं थे। तो उसकी वजह क्या थी? सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीसेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन, कि उनके जो रिलेशनशिप है पुअर किसानों के बीच में और कांग्रेस के लीडर के बीच में वो क्या हो, अनसर्टेन, मतलब अनिश्चित रहे। उसके बाद क्या था, नाउ ये तो हो गया, हमने किसानों की बात की कि किसानों ने किस तरीके से इस मूवमेंट का अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, कैसे इस मूवमेंट का हिस्सा बने। मैंने क्या कहा था कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं बिजनेसमैन की। तो यहाँ पर बोला गया है बिजनेसमैन रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसी दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी। ये तो हम सब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जिन्होंने सबसे ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट कमाया है तो वो है बिजनेसमैन एंड मर्चेंट्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। तो बाद में उन्होंने क्या किया, उन मतलब ब्रिटिश की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी टैक्स को लेकर जिससे वो खुश नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया ताकि वो क्या कर सके, जो ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज हैं जिससे वो खुश नहीं हैं उसका प्रोटेस्ट कर सकें। सो बिजनेसमैन जो थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा क्यों बन रहे थे? क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसी लागू की गई थी, कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनके बिजनेस प्लान्स में। इसीलिए तो क्या था वो, दैट दे वांटेड प्रोटेक्शन ऑन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। वो चाहते थे कि जो फॉरेन गुड्स जो है इंपोर्ट्स हो रहा है इंडिया में उससे उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। और दूसरी क्या थी, दैट अ रुपी स्टेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, फॉरेन के पैसे तो इंडिया में चलेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, तो जो रेशियो है फॉरेन का और इंडिया के प्राइस का वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जिसके वजह से उनके बिजनेस में कोई भी इफेक्ट ना पड़े या उन्हें कोई लॉस ना हो। उसके बाद इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI इन 1927। उन्होंने क्या किया, बिजनेसमैन ने इन्हीं सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए अपनी एक कमेटी बनाई थी। तो 1920 में जो कमेटी बनी थी उसका नाम था कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स कांग्रेस, जो उन्होंने 1920 में बनाई थी। उसके बाद उन्होंने 1927 में बनाई द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI। और इसे कौन लीड कर रहा था, इसका प्लान क्या था, किस तरीके से ये काम करते थे, इसके बारे में मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तो अगर आपको आज ये क्लियर हो गया हो और आपको समझ में आ गया हो और ये वीडियो आपको यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए सलाम नमस्ते, फिर मिलेंगे, हंसते हंसते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।